दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब आप ये कहोगे कि इससे इस टेक्निक पर आप 4 साल पहले वीडियो बना चुके हो, तो एक बार फिर से ये वीडियो क्यों? दोस्तों 4 साल पहले मैंने जिस तरीके से इसको समझाया था, कुछ ऑथर्स के नाम लिए थे, कुछ बुक्स के नाम लिए थे और बस हो गया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश करूंगा कि ये टेक्निक क्या है और किस तरह से ये इंटीरियर मोनोलॉग और ड्रामेटिक मोनोलॉग से अलग है। चलिए, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, शुरू करते हैं। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को एक अलग नए तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। 4 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नोवेलिस्ट्स का नाम बताया था कि कौन कौन से नोवेलिस्ट इस टेक्निक का यूज़ करके लिखते थे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप में से कितने लोग मानते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कभी नहीं सोचते, हमारे दिमाग में आधी आधी बातें आती है, आधी आधी पिक्चर्स आती है, बहुत सारी फिल्में एक साथ चल रही होती है और तब जाकर हमारे दिमाग में एक थिंकिंग डेवलप होती है। प्रेजेंट और पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपस में क्लैश करते हैं। दिमाग कभी भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचता नहीं है। यानी हमारे पास्ट के इमोशंस, पास्ट की लर्निंग और पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो हमारे दिमाग की लेयर्स में जाकर के छुप गए हैं, यानी वो चीज़ें हमारे दिमाग में मौजूद है और आज प्रेजेंट में हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आज की मेमोरी और पास्ट की मेमोरी जब आपस में क्लैश होती है और फिर हम जो आगे फर्दर एक्शन डिसाइड करते हैं, उसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। दोस्तों एक फ्रेंच फिलोसोफर थे दोस्तों, हेनरी बर्गसन। उन्होंने टाइम को लेकर एक थ्योरी दी थी कि टाइम 2 टाइप के होते हैं। एक टाइम होता है ऑब्जेक्टिव टाइम, यानी घड़ी की टिक टिक के साथ में जो टाइम चलता है उसको ऑब्जेक्टिव टाइम कहा जाता है। कब खत्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। और दूसरा टाइम होता है ड्यूरेशन, यानी इनर टाइम। इनर टाइम क्या होता है? इसको ड्यूरेशन या ड्यूरी भी कहा जाता है, यानी साइकोलॉजिकल टाइम, यानी वो टाइम जिसे हम जीते हैं, जिसे जिया जाता है। जैसे पैंडेमिक के टाइम पर जो कुछ भी हुआ, जैसे 7 महीने हमें 7 साल के बराबर लग रहे थे। तो आपने कभी सोचा है जिस टाइम को हम फील करते हैं या पूरा जीते हैं, उस टाइम के लिए ये ड्यूरेशन वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि टाइम 2 टाइप के होते हैं। तो ये जो दूसरा टाइम होता है साइकोलॉजिकल टाइम, जिसे ड्यूरी कहा जाता है, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइप से चलता है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने कहा है कि इंसान की कॉन्शियसनेस की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। पहले कॉन्शियस ब्रेन आता है जिसकी मेमोरी स्टोर करने की पावर बहुत ही कमज़ोर होती है। फिर उसके बाद में सब कॉन्शियस ब्रेन आता है, उसके नीचे अनकॉन्शियस ब्रेन आता है। तो बहुत सारे लेयर्स होती है और हमारे एक्सपीरियंसेस कहीं इन्हीं लेयर्स में जाकर छुप जाते हैं। फिर वो प्रेजेंट में किसी चीज़ को देखकर अचानक से बाहर आ जाते हैं। जैसे कि एक नोवेल है वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डैलोवे। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इस स्टाइल का। इसमें आप एक मिडिल एज्ड 50 साल की वुमेन देखोगे जो अपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों में जी रही है। तो आपको समझ में आ रहा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इस टर्म को कॉइन आउट किया था एक फेमस नोवेलिस्ट हेनरी जेम्स के बड़े भाई विलियम जेम्स ने। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए हेनरी जेम्स और विलियम जेम्स दोनों नाम दे सकते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि हेनरी जेम्स तो एक नोवेलिस्ट थे और इनके भाई विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्हें कई बार अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है क्योंकि ये स्टार्टिंग के साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। उसमें एक चैप्टर था द स्ट्रीम ऑफ थॉट नाम का। उसमें विलियम जेम्स ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जिक्र किया था। अब अगर विलियम जेम्स से भी पहले की अगर मैं बात करूं, तो विलियम जेम्स पहले इंसान नहीं थे। इनसे पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने इस टेक्निक को मेंशन किया। सिर्फ मेंशन ही नहीं किया था बल्कि यूज़ भी कर रहे थे। उन सब के नाम मैं आगे बताऊंगा आपको। जैसे एक फिजिशियन थे डैनियल ऑलिवर नाम के। उन्होंने एक बुक लिखी थी फर्स्ट लाइन ऑफ फिजियोलॉजी। उस बुक में उन्होंने पहली बार ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जिक्र किया था। उसके बाद 1855 में अलेक्जेंडर बेन ने भी इसका यूज़ किया था द सेंसेस ऑफ इंटेलेक्ट नाम की वर्क में। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जाता है विलियम जेम्स को। आपसे अगर पूछा जाए 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका विलियम जेम्स हो, तो आप विलियम जेम्स को ही टिक करेंगे। और नोवेल्स और लिटरेचर में फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था डोरोथी रिचर्डसन ने।
इनके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ वीडियो में। डोरोथी रिचर्डसन की एक नोवेल थी दोस्तों, एक सीरीज थी नोवेल की, पॉइंटेड रूफ्स नाम से एक नोवेल थी, और इन नोवेल्स की सीरीज का नाम था पिलग्रिमेज। दोस्तों ये वर्क सेमी ऑटोबायोग्राफिकल थे और इसमें डोरोथी रिचर्डसन ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया, जिसकी वजह से एक और नोवेलिस्ट थी उस टाइम की, मे सिंक्लेयर। इनका नाम भी नोट कर लो, पूछा जा सकता है इनके बारे में। मे सिंक्लेयर ने क्या किया था, इनकी ये बुक पढ़ने के बाद में इगोइस्ट नाम के फेमस पीरियडिकल में इस बुक को रिव्यू किया था, और तब उन्होंने कहा था कि इस वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक का यूज़ हुआ है। और इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट कंप्लीट और फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल थी ये पॉइंटेड रूफ्स नाम की नोवेल। डोरोथी रिचर्डसन ने 1934 में खुद से ये कहा था कि मैं और मेरे कंटेम्प्रेरी जो इस नए टाइप की टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं वो बड़ी डिफरेंट है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए ही कहा था। ये एक ऐसे टाइप का नैरेटिव डिवाइस है दोस्तों। नैरेटिव डिवाइस का मतलब होता है कहानी सुनाने का तरीका, जिसमें शब्दों के ज़रिए कैरेक्टर के थॉट प्रोसेस को दिखाया जाता है। मतलब कैरेक्टर ज़्यादा बात नहीं करते इस टाइप की नोवेल के अंदर, ना ज़्यादा खास एक्शन करते हैं, बस उनके दिमाग में क्या चलता है रीडर पढ़ता है और समझता जाता है। ये टेक्निक काफ़ी हद तक इंटीरियर मोनोलॉग से करीब है दोस्तों। मतलब इंटीरियर मोनोलॉग जैसी ही टेक्निक है, लूजली बेस्ड टेक्निक है इंटीरियर मोनोलॉग पे, लेकिन इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोलोलॉक्वी मत समझ लेना, क्योंकि इन दोनों में स्पीकर डायरेक्टली या तो किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा होता है या फिर ऑडियंस से बात कर रहा होता है। लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग में जो भी बातें होती है वो दिमाग के अंदर चल रही होती है, बाहर किसी से बातचीत नहीं होती। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ी ज़्यादा डीप और टफ होती है। मैंने आपको बताया था बहुत पहले बहुत सारे इंग्लिश फिलोसोफर्स, बहुत सारे इंग्लिश नोवेलिस्ट ने इस टेक्निक का यूज़ किया था, जाने अनजाने ही सही। जैसे एक इंग्लिश फिलोसोफर थे थॉमस हॉब्स नाम के, उन्होंने 1651 में एक बुक लिखी थी लेविएथन नाम की। तो उसमें उन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था ट्रेन ऑफ थॉट्स नाम से। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को ट्रेन ऑफ थॉट्स कहा गया था, मतलब काफ़ी हद तक सिमिलर था ये आइडिया। ट्रेन ऑफ थॉट्स को ट्रैक ऑफ थॉट्स भी कहा जाता था। इस चीज़ को ध्यान रखना। और लॉरेंस स्टर्न, आपने नाम सुना होगा लॉरेंस स्टर्न का। आप जानते हो ये किस एज के नोवेलिस्ट थे? ये विक्टोरियंस के भी पहले के नोवेलिस्ट थे। मतलब जब ये नोवेल्स वगैरह लिखना शुरू किया गया था उस टाइम के नोवेलिस्ट थे दोस्तों। उस टाइम पे थॉट्स सोचो कैसे रहे होंगे नोवेल्स लिखने वालों के, वो किस टाइप के नोवेल्स लिखते होंगे। उस टाइम पे इन्होंने ट्रिस्ट्रम शैंडी नाम की एक नोवेल लिखी, जिसकी वजह से इनको मॉडर्न नोवेलिस्ट भी कहा जाता है। विक्टोरियंस के पहले का नोवेलिस्ट जिसको मॉडर्न नोवेलिस्ट कहा जाता है। और इस वीडियो को खत्म करते करते मैं लियो टॉल्स्टॉय की 2 नोवेल्स बताऊंगा, 2 फेमस नोवेल्स, एना कैरेनिना और वॉर एंड पीस। इन दोनों नोवेल्स में भी इस टेक्निक का यूज किया है लियो टॉल्स्टॉय ने। इस टाइप की नोवेल्स लोगों को पकाऊ जरूर लगती है, लेकिन इसमें बहुत ही डीप थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। जिनमें पेशेंस हो वही इन नोवेल्स को समझ सकते हैं, क्योंकि इस टेक्निक में आपको खुद ऑथर की लाइफ की हाफ शेड दिखेगी। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब समझ में आया होगा दोस्तों। अब आप में से कई बच्चों को यह शिकायत होगी कि जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ, जिन्होंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर, उनका नाम आपने मेंशन नहीं किया। तो दोस्तों उनका नाम सबको मालूम है। यहां पर जो चीजें मैंने बताई ये आपको जानना बहुत जरूरी है। वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डैलोवे और जेम्स जॉयस की यूलिसिस बहुत ही फेमस है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अगर आप पढ़ रहे हो तो। इनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही।